Hello learners, very welcome back to Biology Globe. So this is the 19th video on the evolutionary biology series and हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम एविडेंसेस फ्रॉम द पैलेंटोलॉजी। तो इसी सीरीज़ में हम बात करेंगे अबाउट द मास एक्सटिंक्शन। सो मास एक्सटिंक्शन क्या है कि अगर आप जोलॉजिकल टाइम स्केल देखें तो वहाँ पे वो टाइम पीरियड, एक छोटा सा टाइम पीरियड, एक जोलॉजिकल टाइम, उस छोटे से टाइम पीरियड में जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज सडनली ही डिसअपियर हो गई, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं मास एक्सटेंशन। सो दिस इज़ द पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ जहाँ पर एक छोटे से जोलॉजिकल टाइम में लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज वेयर सडनली डिसअपियर्ड एंड इसने अर्थ पे जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसको शेप करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। सो प्रीवियस वीडियो में जो अपने बात की थी डिटेल में हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिस्कस किया था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड द टर्म्स हेयर, इराज, पीरियड्स, एपोचेस एंड ऑल। सो जो मेजर मास एक्सटेंशंस थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ अर्थ में देखने को मिले हैं, दे वेयर इन ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, परमिनियन, ट्राइसिक एंड क्रिटेशियस पीरियड। तो इन सारे पीरियड्स में अर्थ में मास एक्सटेंशंस देखने को मिले हैं। सो जो क्रिटेशियस पीरियड में मास एक्सटेंशन हुआ एट द एंड ऑफ द मीजोजोइक एरा, वो लगभग 60 मिलियन ईयर्स एगो हुआ है और इसको जाना जाता है कि इस पीरियड में जो डायनासोर्स थे वो डिसअपियर हो गए, वो एक्सटिंक्ट हो गए और इनके डिसअपियर होने से जो मैमल्स और बर्ड्स हैं उनके लिए उनके ओरिजिन के लिए एक रास्ता बन गया। सो इस पीरियड में ये जो क्रिटेशियस पीरियड है वहाँ पर डायनासोर्स तो एक्सटिंक्ट हो गए, इसके साथ साथ बहुत सारे मैराइन रेप्टाइल्स एंड एमोनाइट्स भी एक्सटिंक्ट हो गए। सो इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, मे बी ड्यू टू द एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स, और ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है, या वॉल्केनिक एक्टिविटीज। सो मेनी डिफरेंट रीजन्स में प्ले रोल इन द प्रोसेस ऑफ मास एक्सटेंशन। तो ये जोलॉजिस्ट ने भी ये डिस्कवर करने की कोशिश किया कि क्या रीज़न रहा होगा। सो दे हैव फाउंड कि अगर अर्थ में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर क्या है कि अर्थ में जो सरफेस है उसके जस्ट बिलो एक थिन लेयर ऑफ इरिडियम मेटल देखने को मिलती है। सो अर्थ में तो इरिडियम मेटल अकर नहीं होती इतनी क्वांटिटी में, बट मेटेरॉइड्स के अंदर जो इरिडियम मेटल है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सो ये रॉक्स जिनमें कि इरिडियम पाया गया वो लगभग 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं एंड ऐसा माना जाता है, इन ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूड किया गया कि कॉमेट या मेटेराइट ने अर्थ को हिट किया होगा इस टाइम पर, और ये जो इम्पैक्ट रहा होगा इस मेटेराइट का वो थाउजेंड्स ऑफ हाइड्रोजन बम्स के बराबर रहा होगा, और इतना स्ट्रॉन्ग जो इम्पैक्ट होगा इसकी वजह से ही ये मास एक्सटेंशन हुआ होगा। सो वॉल्टर एंड लुइस अल्वारेज उन्होंने कंक्लूड किया कि जिस तरह से मेटेराइट ने स्ट्राइक किया तो वहाँ पर क्या हुआ होगा, अर्थ को इस मेटेराइट ने स्ट्राइक किया आके, एंड इसके स्ट्राइक करने से क्लाउड ऑफ डस्ट प्रोड्यूस हुआ होगा, जिसकी वजह से जो सन की रेज होंगी वो अर्थ तक नहीं पहुँच पाई होंगी ड्यू टू द दिस क्लाउड, वो यहीं तक रह गई होंगी। एंड इसकी वजह से जो जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स रहे होंगे वो फ्रीज हो गए होंगे और उनकी डेथ हो गई होगी, और यही रीज़न बना होगा उनके एक्सटेंशन का। सो स्ट्राइकिंग ऑफ द मेटेराइट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मास एक्सटेंशन, मीन्स वो शॉर्ट जियोलॉजिकल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज सडनली डिसअपियर हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिकुलर क्लॉक की। सो मॉलिकुलर क्लॉक अगर आप बहुत ही सिंपल वे में अगर बात करें, सो एक ऐसा मेथड जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि जो दो स्पीशीज़ अभी हम देख रहे हैं वो किस टाइम पर अपने कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ज हुई होंगी, मीन्स इनिशियली इनके कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे एंड कौन सा टाइम पीरियड था जहाँ पर ये दोनों डाइवर्ज हो गई। सो इस टाइम पीरियड को हम जो है वो मॉलिकुलर क्लॉक से पता कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो बेसिस होता है दैट इज़ जेनेटिक डाइवर्जेंस, मीन्स इन आप जानते हो कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है वो म्यूटेशंस या डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं।
इन स्पेसिफिक जीन और डीएनए सीक्वेंसेस। तो अगर इनके डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर करें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, तो उसमें काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं या म्यूटेशंस हैं, यही बेसिस बनता है मॉलिकुलर क्लॉक्स का। किस तरह से आप समझ सकते हो कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डीएनए प्रेजेंट है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें चेंजेस आती हैं, म्यूटेशंस देखने को मिलती हैं इन देयर जेनेटिक कोड। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गए सेपरेटली, उतना ही ज़्यादा उनमें म्यूटेशन देखने को मिलेंगी। जैसे कि कोई कॉमन एंसेस्टर था एंड एंसेस्टर से डाइवर्ज होकर के दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हुआ, फिर इनका ये सेपरेटली जो है वो इवॉल्व होते जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा ये इवॉल्व होते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो डिफरेंसेस काफ़ी कम रहे होंगे। जितना ज़्यादा इवॉल्व सेपरेटली होंगे, उतने ज़्यादा इनके डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो अगर हम कोई एक जीन ले लें, कॉमन जीन लें और इन दोनों ही ऑर्गेनिज्म का वो कंपेयर करें, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि जितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, इट मीन्स वो उतना ही लॉन्ग पीरियड पहले, लॉन्ग टाइम में वो एक दूसरे से डाइवर्ज हुए होंगे। लेकिन अगर अभी डिफरेंसेस इनमें कम दिख रहे हैं, मीन्स अभी जल्दी ही वो एक दूसरे से डाइवर्ज हुए हैं। सो स्पेसिफिक जीन जैसे कि साइटोक्रोम सी को यूज़ किया जा सकता है विच इज़ प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सो इसका साइटोक्रोम सी को कंपेयर करके पता कर सकता है कि किस टाइम पर उनका जो एंसेस्टर है वो सेम रहा होगा और कब वो एक दूसरे से डाइवर्ज हो गए। सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दिस इज़ अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज। सो बहुत सारे ऐसे जीन जैसे कि साइटोक्रोम सी, वहाँ पे जो म्यूटेशंस आती हैं, दे म्यूटेशन अकोमुलेट एट अ कांस्टेंट रेट ओवर टाइम लाइक द टिकिंग ऑफ क्लॉक। सो आपको पता है कि जैसे इसमें क्या है कि जो म्यूटेशंस आने का रेट है वो कांस्टेंट है। कि मीन्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज एक चेंज आने को में 1 मिलियन ईयर्स लगेंगे। तो सपोज आपने 2 स्पीशीज़ ली, राइट, एंड 2 स्पीशीज़ का आप साइटोक्रोम सी को कंपेयर कर रहे हो एंड आप देख रहे हो कि इन दोनों स्पीशीज़ में 5 प्लेसेस पर म्यूटेशन डिफरेंसेस दिख रहे हैं, 5 डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो एक डिफरेंस आने में लगभग अगर 1 मिलियन ईयर्स लग रहे हैं, तो आप गेस कर सकते हो कि 5 डिफरेंसेस आने में लगभग 5 मिलियन ईयर्स लगे होंगे। कि मीन्स इन 5 मिलियन ईयर्स एगो पहले इनका जो एंसेस्टर है वो सेम रहा होगा, कॉमन रहा होगा, एंड इसके बाद इनमें म्यूटेशंस आते गए और ये जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते चले गए, राइट। सो ये जो स्टेडी रेट है ना, एक जिस तरह से जो क्लॉक होती है वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम को मेज़र करती है, इसी तरह से ये जो मॉलिकुलर क्लॉक है इट मेजर्स रेगुलर इंटरवल ऑफ जेनेटिक चेंज। कि सो जितना ज़्यादा जेनेटिक डिफरेंसेस दो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहा है, मीन्स उतना ही ज़्यादा टाइम पास हो गया है सिंस देयर डाइवर्जेंस। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल से ले लो ह्यूमन, चिंपैंजी एंड फ्रॉग। सो इनको अगर आप सपोज इनके साइटोक्रोम सी को आप कंपेयर कर रहे हो तीनों को, तो आप देखोगे कि ह्यूमन एंड चिंपैंजी के जो साइटोक्रोम है जीन सी, ह्यूमन एंड चिंपैंजी का जो साइटोक्रोम सी जीन है उसमें बहुत ही कम डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। मीन्स ये अपने कॉमन एंसेस्टर से अभी जल्दी ही डाइवर्ज हुए हैं। जबकि आप ह्यूमन एंड फ्रॉग का अगर साइटोक्रोम सी कंपेयर करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। इट मीन्स ये इनका जो कॉमन एंसेस्टर्स है उससे डाइवर्जेंस इनका बहुत पहले ही हो चुका था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉलिकुलर क्लॉक।